हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेट योरसेल्फ पर। मेरा नाम है मुरली मनोहर और आशा करता हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुखी हैं, बेहतर हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास 9th की NCERT को पढ़ रहे थे और फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग देख रहे थे और पिछले अध्याय में हमने देख लिया था कि किस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र का अंत होता है, मोनार्की का अंत होता है और गणतंत्र की शुरुआत होती है, जिसमें एक नेता जो है रोबेस्पियर जो है ये नेता बनकर उभरता है और एक पूरा जो समय होता है आतंक का राज चलता है। 1793 से लेकर 1794 तक आतंक का राज होता है। फिर इसके मरने के बाद इसे भी जब फांसी दे दी जाती है तो फिर सत्ता किस प्रकार से मध्य वर्ग के हाथों में चला जाता है फिर से, और एक नया शासन, डायरेक्टरी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है और वहां से फिर नेपोलियन का उदय भी होता है, जिसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि किसी भी क्रांति में या किसी भी समाज के बारे में अगर जानना हो तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति भी जाननी जरूरी हो जाती है ना। तो अध्याय जो 4 है, इसमें पार्ट 4, इसमें यही पढ़ना है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई या महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं ने क्रांति में क्या भूमिका निभाई। तो बिल्कुल महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांति में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल थी। अच्छा, इस बात को पता कैसे चलता है कि महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल थी? तो याद कीजिए, जब हम लोग बास्तिल का किला का घटना पढ़ रहे होते हैं तो उसमें याद कीजिए पढ़ रहे होते हैं तो उसमें शुरुआती लाइन यही लिखा हुआ है कि लगभग 7000 मर्द और औरत, यानी 7000 मर्द और औरत ने एक जनसेना बनाया और बास्तिल के किले पर हमला किया, है ना। इसका मतलब इस क्रांति में शुरुआत से ही महिलाएं सक्रिय रूप में अपना योगदान दे रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। आखिर वे जो फ्रांसीसी क्रांति में उन्होंने अपना सहयोग दिया या उनकी जो भागीदारी थी, उसके कारण उनका अपना कुछ कारण था। कारण क्या था कि उनको उम्मीद था कि हमें भी कुछ अधिकार मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रांस में जिस प्रकार तृतीय वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था, है ना। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उनको वोट का अधिकार नहीं था, है ना। तो उनको उम्मीद था कि हो सकता है कुछ हम लोग का भी भला हो जाए, है ना। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तो अगर हम बात करें कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी, तो महिलाओं की स्थिति जो है कैसी थी? तो पहला तो कैसी थी कि भेदभाव तो होता ही था, भेदभाव था महिलाओं के प्रति। दूसरा, ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। वो लोग जो है जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, है ना। अधिकतर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए, है ना, जीविका निर्वाह यानी जीवन यापन जीने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। ज्यादातर ये काम छोटे मोटे काम होते थे, जैसे सिलाई करना, है ना, कुछ बीनना या दूसरे सम्भ्रांत घरों में, समृद्ध घरों में काम करना, ठीक है, कपड़े धोना, कपड़े की धुलाई करती थी, बाजारों में फूल सब्जी, यानी छोटे मोटे काम कर अपने जीवन का गुजारा करती थी, है ना। उसके बाद अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या प्रशासनिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी ये ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी। जो अच्छे घर की महिलाएं होती थी उन्हीं को पढ़ने वगैरह का मौका मिलता था, है ना। शादी विवाह जो होता था, शादी विवाह है ना, उनकी मर्जी से नहीं होती थी, है ना। ये महिलाओं की स्थिति थी, ठीक है। उनके शादी विवाह उनकी मर्जी से नहीं होती थी, यानी उनकी राय नहीं ली जाती थी, है ना। बहुत छोटे एज में शादी कर दी जाती थी। केवल कुलीन यानी नोबल्स, है ना, की लड़कियां और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। कॉन्वेंट यानी मैंने पहले भी कहा था, कॉन्वेंट एक प्रकार का मठ, है ना, जहां पर वो जो है धार्मिक स्थल ही होता था, बट वो चर्च नहीं होता था, वहाँ पढ़ाई लिखाई वगैरह होता था।
ठीक है। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। पालन पोषण में जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, यानी राशनिंग वगैरह का सारा जिम्मा उनके, यानी पूरे घर परिवार को संभालने का पूरा जिम्मा। जिस प्रकार से भारत में भी ये चीज हम लोग देखते हैं कि औरतें जो हैं अधिकतर घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी, है ना। अभी भी कई गांवों में, ग्रामीण इलाकों में या कई शहरों के भी परिवारों में महिलाएं घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं और हाउसवाइफ कहलाती हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति तभी फ्रांस में भी महिलाओं की थी। आज जो फ्रांस हम बहुत आधुनिक रूप देख रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1793 से पहले का जो समाज था, है ना, वो भी फ्रांस वैसा ही समाज था, है ना। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। महिलाओं ने भी यहाँ पर राजनीतिक क्लब शुरू किया। तो ये महिलाओं की स्थिति थी, पॉइंट वाइज भेदभाव था, जीविका निर्वाह के लिए छोटे मोटे काम करती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी ज्यादा, है ना, और केवल विशेष परिवारों के ही घर की लड़कियां पढ़ती लिखती थी, शादी विवाह के लिए उनकी मर्जी नहीं होती थी। अच्छा, आगे देखते हैं। जब क्रांति शुरू हुई तो महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। जैसे जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक प्रकार का राजनीतिक क्लब था, उसी प्रकार से महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाने शुरू किए। और इस क्लब में जो सबसे फेमस क्लब हुआ, लगभग 60 से ज्यादा फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं के लिए क्लब था, लेकिन जो सबसे फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, है ना। महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध क्लब कौन सा बना? प्रसिद्ध क्लब कौन सा बना? तो कौन सा बना? दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, है ना। ये एक जो है सबसे प्रसिद्ध महिलाओं का क्लब था, ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी। महिलाओं की मांगे क्या थी? तो पहली मांग थी महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जो राजा को जब हटाया गया, जब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, तो उस समय महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि नागरिक वहां पर दो पार्टों में बट गए थे, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। सक्रिय नागरिक में वैसे लोग होते थे जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे और जो टैक्स देते थे। लेकिन निष्क्रिय नागरिक में लगभग पुरुषों में वो पुरुष होते थे जो टैक्स नहीं दे सकते थे। उसके अलावा समस्त महिलाएं जो है वो निष्क्रिय नागरिक मानी जाती थी, यानी उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला हुआ था। तो इस बात से महिलाओं को काफी निराशा हुई कि फ्रांसीसी क्रांति में उन्होंने भी अपना भागीदारी बढ़ चढ़कर दिया था, लेकिन उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, है ना। और उनकी मांग क्या थी? तो उनकी मांग थी कि महिलाओं और पुरुषों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जाहिर सी बात है, इसीलिए भारत जैसे देश जो है, भारत के नेता इस बात को समझते थे। आज भी आप देखें, है ना, इसलिए यहाँ पर कुछ सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रहते हैं, है ना। लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में या गांव के भी चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व रहते हैं, एसटी के लिए रिजर्व रहते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रहते हैं, एससीज के लिए रिजर्व रहते हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व रहते हैं, ताकि उनकी प्रतिनिधि जो है आगे तक पहुंचे और बात को उनके तरफ से रखे, है ना। तो उस समय महिलाओं की मांग क्या थी, एक झलक इस पे भी देख लेते हैं कि महिलाओं की मांग क्या थी। तो मांग थी, पहला, समान राजनीतिक जो है अधिकार, राजनीतिक अधिकार, है ना, पहला। दूसरा जो है मताधिकार, है ना, मत का अधिकार उनको भी चाहिए था। तीसरा है ना, नेशनल असेंबली में
नेशनल, जिसका नाम बाद में नेशनल कन्वेंशन कर दिया गया था, नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार है ना, और साथ ही साथ जो है ना, राजनीतिक पदों पर जो है अधिकार, तो हो गया समान राजनीतिक अधिकार, मताधिकार और नेशनल असेंबली के प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये महिलाओं की मांग थी उस समय, है ना, ये महिलाओं की विशेष मांग थी, है ना। लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जिससे महिलाएं काफी निराश हुई। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार यानी वो सरकार जो रोबेस्पियर की सरकार बनी थी, है ना, या यूं कहें कि जो सम्राट को की शक्तियों को कम कर संविधान को बनाया गया था, तो वो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार के लिए कुछ काम किए। प्रारंभिक में क्रांतिकारी यानी, है ना, जो नई सरकार बनी फ्रांस की, है ना, क्रांतिकारी सरकार ने कुछ अधिकारों को दिया था। क्या दिया था, तो उसको भी थोड़ा पॉइंट वाइज हम लोग देख लेंगे कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार में लाने के लिए कुछ कानून लाए, है ना। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने देखा था कि लड़कियों की मर्जी शादी में नहीं चलती थी, लेकिन सरकार ने कानून ला करके इस चीज को पुख्ता किया कि नहीं, मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, शादी को क्या माना गया, एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया। तलाक की सुविधा की गई, है ना, तलाक की सुविधा की गई। तलाक की सुविधा होने से महिलाओं की जीवन स्थिति में बहुत सुधार आया, क्योंकि जो महिलाएं अपने रिलेशन में खुश नहीं होती, तो वो चाहे या जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, तो वो अब पहले क्या होता था कि तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। तो जो भारत में कॉन्सेप्ट चलता है कि एक लड़की जाती अपने डोली पर है और आती अर्थी पर है ना। तो ये चीज भी पहले फ्रांस में थी। बाद में तलाक का प्रावधान किया गया कि अगर शादी जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो तलाक लेकर अलग हो सकते हैं, अपना जीवन खुशी से जी सकते हैं, है ना। तो उनकी मर्जी के खिलाफ और स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और औरत मर्द को ही, है ना, इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। यानी क्रांतिकारी सरकार ने क्या क्या अधिकार दिए, क्रांतिकारी सरकार ने, है ना, महिलाओं को क्या अधिकार दिए, महिलाओं को क्या अधिकार दिए, है ना, को, है ना, जो अधिकार दिए वो क्या थे, अधिकार दिए। तो पहला अधिकार जो दिया उन्होंने वो था, पहला अधिकार क्या था कि, है ना, स्कूली शिक्षा लेने का अधिकार, उसके बाद जो है मर्जी के खिलाफ शादी ना कराने का अधिकार, ना करने का अधिकार। और जो इंपॉर्टेंट इसमें था ये था कि तलाक को क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया, है ना। पहले इंडिया में भी नहीं था। फिर जब देश आजाद हुआ तो हमारे नेताओं की दूरदृष्टिता को देखिए साथियों, कि हमारे नेताओं ने ये सारे अधिकार देश आजाद होने के तुरंत बाद ही सबको दे दिया गया, है ना। तो ये उनकी, जबकि यहाँ पर ये सारे अधिकार के लिए महिलाओं को काफी संघर्ष करना पड़ा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अधिकार, कि महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण करके अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यापार उद्योग भी कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अधिकार,
ठीक है, और व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने जो है महिलाओं को दिए। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, इसमें कहीं भी मताधिकार शब्द का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय के सरकार ने भी महिलाओं को मत के अधिकार से वंचित रखा था, है ना। हालांकि कुछ अधिकार जो बेसिक अधिकार थे वो उन्होंने दिया इस बात को। कुछ लिबरल तो वो भी थे, है ना, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। इससे उनकी जीवन दशा में कुछ सुधार तो आया, लेकिन ये वो अधिकार नहीं थे जो कि महिलाओं के जीवन को और अच्छा ले जा सकते थे। तो राजनीतिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। आतंकराज, आतंकराज यानी कौन सा समय? आतंकराज यानी कौन सा समय? आतंकराज यानी 1793 से 94 का समय जो काल है, ये आतंकराज। ये इस समय कौन था? उसका नेता, फ्रांस का नेता रोबेस्पियर, है ना, जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था। ठीक है, तो आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया, है ना। आतंक राज के समय महिला क्लबों को बंद कर दिया गया और उनके जितने भी अधिकार दिए थे, ये सारे अधिकारों को क्या कर दिया? आतंक राज ने खत्म कर दिया था, है ना। ठीक है, और फिर जो है कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ एक को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी। आप देख सकते हैं इसमें से न मताधिकार का जिक्र है और न ही समान काम के लिए समान वेतन का जिक्र है ना। तो मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और यह अनेक देशों में भी चला, है ना। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 19वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 19वीं सदी का मतलब किस समय काल की बात हो रही है? तो 1800 से लेके 1899 तक का समय काल जो है ये 19वीं सदी कहलाएगा। तो 19वीं सदी, है ना, के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ, यानी 19वीं सदी के अंत यानी लगभग 1890 और 20वीं सदी यानी 1900 के बाद का जो समय है ये समय काल होगा, है ना। 19वीं सदी यानी जब 19वीं सदी खत्म हो रहा हो, यानी 1890 के आसपास, और 20वीं सदी शुरू हो रहा हो, यानी 1901, 2, 4 या 5 या 1910 की बात के समय काल को बता रहा है ये, है ना। एक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन चला था, पूरे विश्व में चला था, है ना, जिसके तहत जो है महिलाओं ने अपने लिए मत का अधिकार के लिए आंदोलन किया था। तो यहाँ से भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, यहां से भी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय जो है मताधिकार आंदोलन कब से कब तक चला? कब से कब तक चला? तो बहुत स्पष्ट समय काल तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये बात आपको जानना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन, यह आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा था उस समय, है ना। और इसमें सबसे पहले महिलाओं को जो अधिकार दिया गया मताधिकार का, वो अमेरिका ने दिया, ठीक है। और ये आंदोलन चला 19वीं के अंत में, ये चला 19वीं के अंत से स्टार्ट हुआ ये और चला 20वीं सदी के शुरुआत तक यह आंदोलन चला था, है ना। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों की प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और अंततः सन 1946 में, यानी फ्रांस की महिलाओं को मत का अधिकार कब मिला? फ्रांस के महिलाओं को मत का अधिकार कब मिला? अधिकार कब मिला? तो इसको याद रखिएगा बच्चों, कब मिला? तो 1946। आप देख सकते हैं 20वीं सदी के ही ये जो है मध्य 20वीं सदी का बात हो रहा है। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को यह अधिकार मिला,
है ना। भारत में तो भारत जैसे ही आजाद हुआ था, भारत के नेताओं ने इस चीज की दूरदर्शिता को समझ लिया था, है ना, और उन्होंने जैसे ही आजाद हुआ भारत के सभी नागरिक को मत का अधिकार मिल गया था। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज का जीवन ही एक है। तो याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ओलंप दे गूज कहाँ की क्रांतिकारी महिला थी, तो फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी ओलंप दे गूज। ये नाम याद रखिएगा, ओलंप दे गूज, ओलंप दे गूज। ये कौन थी, तो ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी महिला थी, क्रांतिकारी महिला थी। इस बात को याद रखेंगे, है ना। और जो सबसे फेमस वहां पर जो महिलाओं का क्लब था, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है। और हम लोग अगले बातों को अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन और क्रांति और रोजाना की जिंदगी, इन दो बातों को हम लोग अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ज्ञानवर्धक रहा होगा। और अपने सभी दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारे इस चैनल को, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन रेगुलर आने के लिए बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबा लें। थैंक यू।